कल हमने तीन चरों के विशेष युगपत समीकरण के अंतर्गत हमने कुछ सवाल हल किया था। और जैसे कि मैंने ये बताया था कि तो तीन चर वाले जो समीकरण होते हैं इसके लिए कोई एक सामान्य विधि नहीं है। हमको जो प्रश्न है, प्रश्न के आधार पे हमें वहाँ पे जो युक्तियाँ हैं, जो मेथड, वो हमें लगाना पड़ता है। तो हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हल कीजिए। ये हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, y प्लस जेड अनुपात z प्लस x अनुपात x प्लस y बराबर a अनुपात b अनुपात c। y प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस z प्लस x होल स्क्वायर प्लस x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास ये दो समीकरण हैं। इसका हम हल ज्ञात करेंगे। जैसे कि इसके पहले जो हम समीकरण हल किए थे उससे ये डिफरेंट है। और इसमें हम एक नई चीज़ और देख रहे हैं कि पहला जो हमारा समीकरण है वो अनुपात के रूप में दिया है। एक नया चीज़ यहाँ पे, और हम पहले ही जान चुके हैं कि जो तीन चर वाले जो समीकरण हैं, युगपत समीकरण है, उसको हल करने के लिए हमारे पास कोई एक सामान्य विधि नहीं है कि हम एक ही विधि से सबको हल करें, ऐसा नहीं है। प्रश्न के आधार पे उसको हम अलग अलग तरीकों से उसको हल करते हैं। हल करने का मतलब ये है कि हमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें, वही उसका हल होगा। तो हम इसका हल लेते हैं। इन समीकरणों को एक बार हम और उतार लेते हैं। दिया गया समीकरण, ऐसा हम लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण y प्लस जेड अनुपात z प्लस x अनुपात x प्लस y इज इक्वल टू a अनुपात b अनुपात c। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। y प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस z प्लस x होल स्क्वायर प्लस x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों को हमें हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि हमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से ये देखिए, इधर का जो अनुपात है, ये अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। y प्लस जेड अनुपात z प्लस x अनुपात x प्लस y बराबर a अनुपात b अनुपात c। इसको हम अनुपात के नियम से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y प्लस जेड अपान a इज इक्वल टू z प्लस x अपान b। और तीसरा ये x प्लस y अपान c।
वाई प्लस जेड अपान ए, जेड प्लस एक्स अपान बी, एक्स प्लस वाई अपान सी। ये तीनों आपस में, ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है, ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है। तो इसको हम किसी अचर राशि के बराबर हम इसको मान लेते हैं। ये तीनों मान आपस में क्या है? बराबर है। ये तीनों मान आपस में बराबर है तो इसको हम किसी अचर राशि के बराबर हम इसको मान लेते हैं। माना, के मान लिया इसको हमने के माना। अब यहां से हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट ये के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है, उसको हमने क्या मान लिया? के मान लिया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए के। ये किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। के बराबर होगा तो y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? ए के तिर्यक गुणा से y प्लस जेड बराबर ए के हो जाएगा। और ये हमें क्या मिलेगा? z प्लस एक्स इक्वल टू बी के, इसको हम के बराबर रखेंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू सी के। हमारे पास एक समीकरण नंबर 1 और 2 है। अब इसको हम समीकरण नंबर 3, 4 और 5 मान लेते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। अब देखिए, अब हम जरा समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 को देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं y प्लस जेड है, z प्लस एक्स है और x प्लस वाई है। तो ये जो मान है इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, इन मानों को हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये y प्लस जेड का मान, z प्लस एक्स का मान, x प्लस वाई का मान, ये सब मान हमें k के पदों में प्राप्त हुआ है। इन मानों को हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं तो इससे k का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 से y प्लस जेड का मान है a के होल स्क्वायर, z प्लस एक्स का मान है b के होल स्क्वायर, x प्लस वाई का मान है c के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट ये स्क्वायर है, ये दोनों में आ जाएगा, ए में भी स्क्वायर आएगा, के में भी स्क्वायर आएगा, दोनों के लिए आएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या होगा? के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, के स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम। के स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा के स्क्वायर इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर इधर हटा देंगे, इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे ये होता है कि हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं। दोनों पक्षों में क्या करते हैं? वर्गमूल लेते हैं। और हम जानते हैं कि वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो ये इधर स्क्वायर हटा देते हैं हम, ये हो जाएगा प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा,
एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं। हम उसको सामान्य तरीके से ये बोल देते हैं, समझाने के दृष्टिकोण से हम ये बोल देते हैं कि हमने इधर स्क्वायर हटाया, इधर वर्गमूल लग गया। एक्चुअल में क्या होता है, हम दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं हम। जैसे कि एक छोटा मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे ये के स्क्वायर बराबर 4 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे इस तरीके से ये, तो के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा के, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल धन ऋण 2, धन ऋण 2। धन ऋण को हम एक ही तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ हम ले सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट सेम आता है, इसलिए हमें एक ही तरफ हम लिख सकते हैं। और हम जनरली हम जो अचर राशि है, अचर राशि की तरफ हम प्लस माइनस लगाते हैं, चर राशि की तरफ नहीं लगाते। तो यहाँ पे वही चीज़ है। अब उसको हम समझाने के दृष्टिकोण से ये बोल देते हैं कि इधर स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया, वर्गमूल। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमें के का मान प्राप्त हो गया। अब इस मान को हम नोट करके रख लेते हैं अलग से, k इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब ये दो समीकरण हैं 3, 4 और 5, हमें तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है, हमें के का मान नहीं निकालना है। लेकिन हम के की मान की सहायता से ही हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये तीनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। किनको, समीकरण 3, 4 और 5 को, इनको हम जोड़ देते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं। अब समीकरण 3, 4 और 5 को जोड़ने पर अब समीकरण 3, 4 और 5 को जोड़ने पर तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड, जब आप जानते हैं कि जब दो समीकरणों को जोड़ा जाता है, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से जोड़ा जाता है, राइट हैंड को राइट हैंड से जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस जेड प्लस x प्लस y इज इक्वल टू ए के प्लस बी के प्लस सी के। अब यहाँ पे देखिए, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, z प्लस जेड 2z हो जाएगा, सब 2 2 हो जाएंगे। 2x प्लस 2y प्लस 2z implies that 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से k कॉमन निकल जाएगा, k कॉमन निकल गया, a प्लस b प्लस c implies that, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के कोष्टक में a धन b धन c।
अब ये हो जाएगा implies that x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 इधर भाग लग जाएगा, इज इक्वल टू k अपॉन 2 कोष्टक में a धन b धन c, a धन b धन c। इसको हम समीकरण नंबर 6 लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 6 लेते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 6 में से हम बारी बारी से समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 को घटाएंगे। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को हम घटाएंगे। किससे? समीकरण 6 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 6 से क्रमशः समीकरण 3, 4 और 5 को घटाने पर हमारा समीकरण नंबर 3 क्या था? ये था हमारा y प्लस जेड इक्वल टू ए के, y प्लस जेड इक्वल टू ए के, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। और समीकरण नंबर हमारा 4 z प्लस x इज इक्वल टू बी के, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 5 हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू सी के, ये y प्लस जेड इज इक्वल टू ए के, z प्लस x इज इक्वल टू बी के एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू सी के। अब क्या करेंगे हम, 6 में से, समीकरण 6 में से हम इसको बारी बारी घटाएंगे। समीकरण 3 को घटाएंगे, समीकरण 4 को घटाएंगे और समीकरण 5 को। हम किसी एक को घटाते हैं, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसी आधार पे बाकी का भी रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। तो अब हम घटाते हैं। पहला काम ये करते हैं हम समीकरण 6 में से हम समीकरण नंबर 3 को हटा देते हैं। समीकरण 6 में हम समीकरण 3 को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए समीकरण 6 x प्लस वाई प्लस जेड, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड घटेगा, राइट हैंड से राइट हैंड घटेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये घटाना है तो माइनस लेना पड़ेगा, इन दोनों में माइनस आएगा, माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू k बाई 2 कोष्टक में a धन b धन c, और ये हो जाएगा हमारा माइनस a के। तो ये यहाँ पे देखिए माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस y प्लस y कैंसिल। सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये घटाना है ना, हम समीकरण 3 घटा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6 में से x प्लस वाई प्लस जेड, और ये माइनस वाई माइनस जेड, ये घटेगा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड घटेगा, राइट हैंड से राइट हैंड घटेगा, x प्लस वाई प्लस जेड,
माइनस वाई माइनस जेड के अपान टू पुस्तक में धन बी धन सी माइनस ए के, तो ये माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे ये दो लघुत्तम आएगा, दो हमारा लघुत्तम आएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2ak अपान 2 के a प्लस बी प्लस सी माइनस 2ak अपान 2, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू के अपान 2 a प्लस यहाँ पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम k कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से हम k कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से हम k कॉमन निकाल लेते हैं, तो k कॉमन निकल जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a x इज इक्वल टू k अपान 2 a माइनस 2a, a माइनस 2a माइनस a बचेगा, 2a में से घटेगा तो a बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो माइनस का बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस a, ये x इक्वल टू के अपान टू बी प्लस सी माइनस a, ये हमारा x का मान निकल गया। अब हम k का मान हम जानते हैं, तो k का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, k का मान हम यहाँ पे रख देते हैं x, एंड इसलिए x इक्वल टू k का मान ये हमारा, ये k का मान यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये नीचे आ जाएगा प्लस माइनस b प्लस सी माइनस a अपान ये 2, ये 1 अपान इतना ये रखेंगे हम, k का मान यहाँ पे रखेंगे, k का मान यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमको मिल गया, x का मान मिल गया। अब इसी प्रकार से हम y का मान ज्ञात करेंगे और z का मान ज्ञात करेंगे। अब बाकी आंसर आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से, देखिए यहाँ पे x में a माइनस हुआ है, तो y में क्या होगा, ये पूरा एक सममित रूप में है, सममित रूप मतलब एक जैसा है, जैसे इसमें a के है तो इसमें b के है, इसमें क्या है c के है। अब देखिए इसमें आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, अब जैसे इसमें a माइनस हुआ है तो y वाला में क्या माइनस होगा, b माइनस होगा, और z वाला में क्या माइनस होगा, c माइनस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके आंसर को इसी प्रकार से ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पे b माइनस होगा, तो ये हो जाएगा c प्लस a, ये प्लस माइनस अलग है, यहाँ से सामने में है ये c प्लस a माइनस b अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो गया y का मान इस प्रकार से प्राप्त होगा। सेम वही प्रोसेस है, इसको आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक का मान निकल गया आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार से करके, ऐसा लिख सकते हैं, बाकी सीधा आंसर आप लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें ऐसा कोई ये गलत नहीं होगा, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक को आपने हल करके दिखा दिया, बाकी को आप इसी तरीके से अब बाकी मान को भी आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा y का मान, ये प्लस माइनस c प्लस a माइनस b अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसी प्रकार से अब हम z का मान क्या लिखेंगे, z का मान होगा हमारा, होगा z इक्वल टू प्लस माइनस, z में इसमें क्या माइनस होगा, पहले में a माइनस हुआ, दूसरे में b माइनस हुआ, इसमें क्या माइनस होगा, इसमें c माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b माइनस c अपान 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो गया x y z का मान हो गया। ये तीनों के हल हमें प्राप्त हो गए।
इसके पश्चात हम अगला सवाल लेते हैं। यदि x इज इक्वल टू cy प्लस bz, y इक्वल टू az प्लस cx, z इज इक्वल टू bx प्लस ay, जहां x y z सभी शून्य नहीं हैं, जहां x y z सभी शून्य नहीं हैं, सभी शून्य नहीं है, सभी शून्य नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि नहीं है। तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। ये समीकरण हमें दिए गए हैं। x इक्वल टू cy प्लस bz, y इज इक्वल टू az प्लस cx और z इक्वल टू bx प्लस ay। जहाँ x y z सभी शून्य नहीं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे 1 प्रूव करना है। तो ये जो समीकरण दिए गए हैं, हम इसका हल लेते हैं। दिए गए समीकरण हैं, दिए गए समीकरण हैं, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। समीकरणों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी हम ये पहले सवाल का इसको मिटा देते हैं। ये इस तरीके से होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारा समीकरण रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लाने के लिए इसको हम इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। पहले x वाले टर्म, फिर y, फिर z, इस तरीके से लिखते हैं इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, इसको थोड़ा जमा के व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस cy माइनस bz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। x माइनस cy माइनस bz इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे देखिए, अब एक काम करिए, आप ना इसको इधर पक्षांतर कर दो, किसको, y को। तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसा होगा az प्लस cx माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसा, इस तरीके से। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, इसको जमा के। तो जमा के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम x वाले पद लिखेंगे, फिर y, फिर z, जैसे कि मैंने बताया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण जो हो जाएगा, पहले हम x को लिखेंगे, x वाले पद को लिखेंगे, cx, फिर y, फिर ये हो जाएगा z, az इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। cx माइनस वाई प्लस az इक्वल टू 0। और ये जो क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इसके पहले जो प्रश्न बताए थे वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको बाद देखिए, ये इसको इधर ले जाइए आप, जेड को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो जेड किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 और 2 को हल करके यहाँ पे x और x y z का मान हम k के पदों में ज्ञात करेंगे। x y z का मान k के पदों में ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। x y z का मान हमें k के पदों में प्राप्त होगा। फिर उस जो मान को x y z के जो मान हमें प्राप्त होंगे उस मान को हम कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। और ये जो प्रूफ करना है ये हमें मिल जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए अब हम लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। इसको वज्र गुणन विधि से हम लिख देते हैं 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से, 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर वज्र गुणन विधि से हल करने पर हम समीकरण 1 और 2 को लेते हैं, इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। यहाँ से x y z का मान हमें प्राप्त होगा किसके पदों में, k के पदों में। तो ये हो जाएगा x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और ये हमारा समीकरण नंबर 2, सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब वज्र गुणन विधि के बारे में आप जान चुके हैं, कल भी इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये देखिए वज्र गुणन विधि से कैसे इसको हम हल करेंगे। x अपान ये x वाले पदों को हम छोड़ देंगे, उसके आगे से लेंगे ये ऐसा तिरछा हम लेते हैं ऐसा। यहाँ पे हम इनके गुणांकों को लेते हैं ना, ये जो चर के गुणांकों को लेते हैं, हम चर के गुणांकों को लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सी और ये क्या हो जाएगा a, ये इसका इंटू होगा। फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। फिर ये इनका हम इंटू लेते हैं, इनके जो गुणांकों का इंटू लेते हैं हम, उसका हम गुणा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ये माइनस सी इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए सी। अब उसके बाद हम माइनस साइन लेंगे। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -1 है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है -1 है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर हमारा माइनस आएगा। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, इसको हम देखो पहले माइनस लगा दिए, फिर उसके बाद ये y का गुणांक कितना है -1 है, y का गुणांक क्या है -1। फिर यहाँ पे z का गुणांक क्या है -b है, z का गुणांक -b। इस तरीके से y अपान अब y वाले पद को हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, उसके आगे से देखिए ये आएगा, इसका और इसका हम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा -b इंटू सी,
मैं इसको सीधा लिख देता हूँ माइनस बी सी, इसको मैंने लिख दिया माइनस बी सी। अब उसके बाद देखिए माइनस साइन आता है, माइनस आएगा और ये ऐसा इंटू होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x गुणांक क्या है, 1 है यहाँ पे, तो ये 1 इंटू ए हो जाएगा, 1 इंटू ए मतलब ए ही हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड अपान, ये तीनों आपस में बराबर है ना, यहाँ पे ये बराबर में आएगा, ये बराबर है यहाँ पे, जेड अपान। अब इसको छोड़ोगे आप, इसको छोड़ देंगे हम, यहाँ से लेंगे, ये सामने से लेंगे, ये चलेगा हमारा 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू, ये इसका गुणांक कितना है 1 है, और इसका गुणांक कितना है -1 है, 1 इंटू -1, ये हो जाएगा हमारा -1। और फिर उसके बाद हम ये इसके लिए ले रहे हैं ना, जेड के लिए, ये छूट जाएगा, जेड वाला छूट जाएगा, फिर ये होगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस और आएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों अनुपात आपस में क्या है बराबर है, तो उसके स्थान पे हम क्या मान लेते हैं के, कोई कांस्टेंट अचर राशि हम के मान लेते हैं, के, इसको हमने क्या माना, इसको, इसके लिए हमने के माना, इसके लिए हमने क्या माना, ये तीनों आपस में बराबर है, उसको हमने क्या माना, के माना, उसको हमने के मान लिया। अब इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, इम्प्लाइज दैट x अपान माइनस ए सी, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस बी इज इक्वल टू वाई अपान माइनस बी सी माइनस ए इज इक्वल टू जेड अपान सी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू के। x अपान माइनस ए सी माइनस बी, वाई अपान माइनस बी सी माइनस ए इज इक्वल टू जेड अपान सी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट x अपान, यहाँ से माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लिया माइनस, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी इज इक्वल टू वाई अपान, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे हम, बी सी प्लस ए इज इक्वल टू जेड अपान, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। एक्स अपान माइनस कोष्टक में ए सी धन बी इज इक्वल टू वाई अपान माइनस कोष्टक में बी सी धन ए इज इक्वल टू जेड अपान माइनस कोष्टक में 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब देखिए सब में माइनस माइनस है, तो इसको हम क्या समझते हैं, माइनस को हम ये सभी पदों में हमने -1 का गुणा कर दिया, ऐसा कर सकते हैं हम अनुपात के नियम से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी पदों में हम क्या करते हैं -1 से, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा ना, क्योंकि हम सभी पदों में क्या कर रहे हैं -1 का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ -1 का गुणा होगा तो ये +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा करने पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम नहीं लिखते उसको, तो ये हो जाएगा। उसके लिए हम केवल इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं, उसमें ये सारा चीज़ आ जाता है। implies that x upon AC plus B is equal to y upon BC plus A is equal to Z upon 1 minus C square is equal to K. X upon AC plus B, y upon BC plus A is equal to Z upon 1 minus C square is equal to K. अब ये x, y, z के जो मान हैं, ये जो मान हम के पदों में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये के बराबर है, ये किसके बराबर है के बराबर है, और ये किसके बराबर है के बराबर है।
तो सबको हम k के बराबर रखेंगे और x y z के मान को हम k के पदों में ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x अपान a c प्लस b इज इक्वल टू k। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू k कोष्टक में a c धन b। ये किसका मान निकला? k का। उसी प्रकार से y का मान क्या होगा? k, ये भी किस k के बराबर होगा। तो हम उसको सीधे सीधे लिख रहे हैं उसको k b c प्लस a z इक्वल टू क्या हो जाएगा? k 1 माइनस c स्क्वायर। ये x इक्वल टू ये निकल गया k a c प्लस b, y इक्वल टू k b c प्लस a, और ये z इक्वल टू k 1 माइनस c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ये जो मान है उसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे इसको। x y और z के मान x y और z के मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या था? हमारा समीकरण नंबर 3 था bx प्लस ए वाई माइनस जेड। ये था हमारा समीकरण नंबर 3, bx प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण नंबर 3 था, bx प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। यहाँ पे हम मान रखेंगे। ये देखिए b इंटू x का मान क्या है? k इंटू ए सी प्लस बी, k इंटू ए सी प्लस बी प्लस a। y का मान क्या है? k इंटू कोष्टक में बी सी प्लस a, k इंटू बी सी प्लस a माइनस k इंटू बी सी प्लस a माइनस जेड। ये जेड का मान हम रख देते हैं k 1 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। b इंटू के ए सी प्लस बी, a इंटू के बी सी प्लस a माइनस k 1 माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी k है, इसमें k है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, सभी पदों में k है, तीनों पदों में k है। k हम कॉमन निकाल लेंगे, k कॉमन निकाल लिए तो ये यहाँ पे देखिए ये बच गया हमारा b कोष्टक में ए सी धन b धन a कोष्टक में बी सी धन a। यहाँ पे क्या बच गया? माइनस 1 माइनस c स्क्वायर कोष्टक बंद इज इक्वल टू 0। ये देखिए ए बी सी प्लस ए और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 माइनस c स्क्वायर। अब देखिए एक शर्त हमको दिया गया था कि चूंकि यहाँ पे x y z सभी शून्य नहीं है, x y z सभी शून्य नहीं है, तो जब x y z सभी शून्य नहीं है तो k भी शून्य नहीं होगा। k को हम इधर ले आएंगे, किधर ले आएंगे? 0 अपान k। ये हो जाएगा हमारा। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए यहाँ पे,
यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कोष्टक खोल देते हैं। कोष्टक खोलेंगे तो इसका अंदर गुणा हो जाएगा, कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसका, कोष्टक के बाहर जो राशि है उसका अंदर गुणा हो जाएगा। तो इसका यहाँ गुणा करोगे तो ए बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका इधर गुणा होगा, ए बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, और ये ए बी सी प्लस ए बी सी, ये कितना हो जाएगा हमारा 2abc, ये हो जाएगा हमारा 2abc प्लस 2abc माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि जो समान पदी, जिसको हम अंग्रेजी में लाइक टर्म्स कहते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं या फिर क्या होते हैं, घट जाते हैं। ये समान पदी है, ए बी सी समान पदी है, ये आपस में जुड़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, और इधर इसको पक्षांतर कर देते हैं, इज इक्वल टू 1। यही हमें लाना था, यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। ये सवाल हो गया, ये हमें जो लाना था, जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। और इसी के साथ आज का यह हमारा कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।